मैं तो आर्मी चीफ से अपील करना चाहूँगी कि जो कि मैंने सुना है कि वो हाफिज़ कुरान है और सैयद घराने से है, वो मेरी अपील सुने और कुछ ख्याल करे हमारा कि हम लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है। खुदा के लिए कुछ करे, हमारी मदद करे। तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, मैं उनको एक पैगाम जरूर दूंगी कि ये जो जनाजों के ऊपर ये लोग निकल आते हैं ना, इसका कोई फायदा नहीं है। किसी जिंदा बंदे के लिए भी इनकी गैरत क्यों नहीं जागती है? मुझे रात को सोते हुए यहाँ से बालों से घसीट के क्या ये इतने सफाक जो है ना, ये सारे इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। तो जाते हुए मेरा जेवर, पैसे और सिलेंडर भी उठा के ले गए। इन लोगों से ये किसी से कॉल पे बात करवाते हैं और वो आगे से फिर खामोश हो जाते हैं। ये नवाज शरीफ से बातचीत इन लोगों के ना PMLN के काफी ऊपर के ये लोग हैं। मेरे घर में आग लगवा दी। इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे जो है ना बच्चे तुम्हारे सामने जल के मरेंगे। रोड पे जाते आते उठाने की कोशिश की। कहता तुम लोगों को सड़कों पे घसीटूंगा। मेरे शौहर बेचारे इसी टेंशन में चले गए दुनिया से। आपकी मेज़बान हिबाबाज नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी दास्तान जिसमें आपका जो है वो रिश्तों से ऊंचाई का एतबार। इसको जो है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खातून जिनका नाम आमना है, और जो है वो जिन पर जो 4 माह से जो हालात ज़िंदगी है वो तंग कर दिया गया है, और इसके साथ साथ उनके साथ जो है कौन से दरपेश मसाइल हैं और किस किस्म के हालात का उनको सामना करना पड़ा, तो उनसे जानते हैं। जी, मेरा नाम आमना खान है और जो है ना मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मैं तब आई हूँ। मेरी अम्मी इस घर में जो है ना तकरीबन 10 साल से, अम्मी, मेरे वालिद, मेरे ताया और मेरी ज़हनी मौजूद बहन जो है ना ये 10 साल से जो है ना इसी घर में मुकीम है। मेरा जो भाई है ना और भाभी, इन लोगों ने ना लाहौर में थे, वहाँ पे भी इन लोगों के साथ जो है ना रवैये बहुत ख़राब थे। तो मेरे ताया की जब तबीयत ख़राब, कुछ उनकी भी हुई है, वो गैर शादीशुदा है, तो फिर मेरे पापा और अम्मी उन्होंने यहाँ पे बुला लिया था। ये जो घर है, इसकी जो ये कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें मेरे पापा का कंट्रीब्यूशन था, तो जो प्लॉट था वो मेरे ताया के जो है ना नाम पर था। तो अम्मी लोग जो है ना जब यहाँ आए हैं, ताया के साथ रह रहे थे, ठीक हालात थे, बिल्कुल कोई इशू नहीं था। सारी ज़िंदगी ताया ने हमारे साथ गुजारी हुई है। तो मेरे वालिद की ना 1 साल पहले जो है ना उनका इंतकाल हुआ है। उनके इंतकाल के बाद मेरा भाई और भाभी, इन्होंने रवैये बेइंतहामी के साथ ख़राब कर दिए। अम्मी मुझे पहले भी बताती रहती थी अपने तमाम जो इनके साथ ये लोग हरकतें करते थे। तो मैं जब भी यहाँ पे आती थी ये लोग मुझे धमकियाँ देते थे, मैं यहाँ पे रह नहीं सकती थी, फिर मैं चली जाती थी। कौन लोग थे? मेरा भाई है, मेरी भाभी है, और इनके साथ फिर एक जो है ना मेरा फुफ्फोज़ाद भाई और उसकी बीवी है, वो भी इनके साथ शामिल है, और ये पीर एहसान और वलीउल्लाह और मियाँ महमूद, ये सारे लोग इस चीज़ों में मुलव्वस है। फिर मेरी अम्मी ने मुझे ना कहा कि ये अपनी बातें बता रही थी, तो एक दिन मैं खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई। मेरे से अपने घर की चीज़ें नहीं मैनेज होती थी इन्हीं के मसाइल की वजह से, तो मैं खुद सीढ़ियों से फिर गिर गई थी। तो मैं 3 महीने में चल नहीं सकती थी। उसके बाद फिर अम्मी ने मुझे बताना छोड़ दिया कि इतने जो हालात है कि मैं ना डिस्टर्ब हूँ। फिर अम्मी खामोशी से जो है ना इनका कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से अपने मामलात खुद देख ले, मुझे ना डिस्टर्ब करें। फिर एक दिन जब ज़्यादा कोई तबीयत इनकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने मुझे बताया उससे पहले के सारे टाइम के ऊपर जो छोटा भाई मेरा बाहर है ना, भाई ने, भाभी ने, इन्होंने इनको खाना देने से भी इनकार कर दिया था, इनको दवाइयाँ देने से, डॉक्टर के पास ले जाने से, इन तमाम चीज़ों से इनकार कर दिया था। उस वजह से अम्मी हाई BP इनका हो गया, कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ गया, शुगर इनको हो गई, ये चलने फिरने से भी रह गई थी। एंड के दिनों में इंसोमना इनको हो गया था। डॉक्टर जो है ना, जो ऑनलाइन भाई भेजता रहा है, इनकी खुराक ऑनलाइन भेजता रहा है, वो डॉक्टर जो है ना, मतलब उनकी रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं सारी, जो चीज़ें इनके साथ हुई है वो चश्मदीद गवाह हैं इन सब बातों के। फिर जब अम्मी ने रो के एक दिन बताया, तो मैंने फिर उसी दिन जो है ना वहाँ से कोच में अकेले में अपने बेटे के साथ आने का फैसला किया। तो अगले दिन मैं सुबह यहाँ पर आ गई। मेरे भाई की ना कोई 9-10 साल पहले शादी हुई थी ये पीर एहसान उल हक इदरीस की बेटी के साथ।
اور شادی کے ٹائم سے پہلے جو ہے نا ہم لوگ دراصل میری جو ساری فیملی ہے نا ہم لوگ انڈیا سے میرے دادا جو ہے نا مائگریٹ کر کے کوئٹہ شفٹ ہو گئے تھے. وہاں سے پھر بعد میں لاہور جو ہے نا امی لوگ شفٹ ہوئے ہیں اور میرا چھوٹا بھائی باہر چلا گیا تھا تعلیم جو ہے نا اس کے سلسلے میں. ہم لوگوں کو ان کے اندر کی چیزیں بالکل بھی کوئی پتہ نہیں تھی. ہم لوگ جب ادھر آئے ہیں ان لوگوں نے خود رشتے کے لیے ہمیں بار بار اصرار کیا, 2-3 دفعہ ان کو جواب بھی دیا, مگر پھر بھی انہوں نے خاندان کو بیچ میں ڈالا اور بہت زیادہ اس ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو نا مذہبی نیک اور تعلیم یافتہ دکھایا تھا, اور ہمیں بھی ایسے ہی ان کے گمان ہوتا تھا کہ یہ بہت نیک اور اچھی فیملی ہے, ان کے بظاہر اسی طرح کے ہے. ہم لوگ دھوکے میں جو ہے نا اس شادی میں پھنس گئے تھے. میرا بھائی کی جب شادی ہوئی ہے بہت ہی شروع کے دنوں میں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بہت غلط لوگ ہیں. پیر احسان جو ہے اس نے اپنے گھر میں ہی گھر کے یہ ایک حصے کے اندر نا ایک عقوبت خانہ بنایا ہوا ہے. انہوں نے قلعے کی طرح اس کی دیواریں اونچی کی ہوئی ہیں, اپنی بہنوں کو قید کیا ہوا ہے, ان کے شوہروں کو مروا دیا ہوا ہے جائیداد اور پیسے کے لالچ میں. اور اتنے ظالم اور اتنے یہ فرعون اور درندہ صفت انسان ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک نارمل انسان کا کام نہیں ہے. اور انہوں نے اپنے کاموں میں یہ احسان الحق نے اپنے جو سارے اس کے معاملے تھے نا اس میں میرے بھائی کو انوالو کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو لالچے دیے ہیں زمین کی, پراپرٹیوں کی, یہ ملز کی. جب اس نے ان کی اندرونی چیزیں دیکھی تھی جتنی صفاقانہ ان کی, اور اتنا ان کے گھر کے اندر ہر حرام کام ہے, اور اس حد تک یہ گرے ہوئے کہ باہر کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنے صفاق اور کس قدر کے یہ درندہ صفت لوگ ہیں. اس نے بہت شروع میں ہی فیصلہ کر دیا اور ڈیورس دے دی تھی. اس ڈیورس کا جو بدلہ ہے نا اسی وقت بھی تب اس نے کہا کہ تمہارے خاندان کو میں چھوڑوں گا نہیں. میرے گھر میں آگ لگوا دی. انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے جو ہے نا بچے تمہارے سامنے جل کے مریں گے, اغوا کریں گے. مجھے کتنی دفعہ دھمکیاں دی, روڈ پہ جاتے آتے اٹھانے کی کوشش کی. بھائی نے کیس لڑا ان کے خلاف. انہوں نے کیس جو کیے پاک پتن میں کیے. وہ کیس کے سلسلے میں جب گیا اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. بہت زیادہ مشکل حالات سے ہم جو ہے نا 10 سال سے گزر رہی ہے. پھر ان سارے حالات کی وجہ سے مجبور ہو کے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ملک سے باہر چلا جائے, کہ جتنا اس کو خطرہ تھا. امی پاپا بہت پریشان ہو گئے تھے ان کی دھمکیوں کی وجہ سے. آپ کے فادر کا انتقال کیسے ہوا پھر؟ وہ اللہ کی مرضی ان کی تھی, ان کا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا. وہ بھی بہت زیادہ سٹریس اور ٹینشن میں ہی آ گئے ہوئے تھے ان چیزوں کی وجہ سے. ہر وقت کی ان کے جو ہے نا دھمکیاں پہنچ جاتی ہیں, کسی نہ کسی طرح یہ لوگ پہنچا دیتے ہیں. بھائی جب اس نے جانا تھا ایئرپورٹ کے اوپر, میں اور میرا بھائی تھا, ان لوگوں نے یہ جو ہے نا اس طرح کے یہ ذاتی جو ان کے گارڈ ہے نا انہوں نے رکھے ہوئے, یہ شہباز شریف کے جو اس ٹائم انہوں نے ہمیں بتایا تھا, انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. اور وہاں پہ جو سیکیورٹی ایئرپورٹ پہ موجود تھی اس کو میں نے خود بلایا, تو انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا اس میں نواز شریف شہباز شریف ان لوگوں کا ہاتھ ہے, تو ہم نہیں کچھ کر سکتے. اچھا, ابھی آپ کیا مطلب پیغام دینا چاہ رہی ہیں؟ کیا حکومت سے کیا توقع کرتی ہیں؟ عدالتوں سے کیا آپ کو امید ہے؟ میں نے یہاں پہ جب میں یہ سارے واقعے ہوئے ہیں, میں نے 15 کو جب کمپلین کیس کیا ہے, کچھ کسی نے نہیں سنا. ادھر سے مایوس ہو کے 15 کو کال کرنی شروع کی ہے. 15 کو کال کی ہے. ایک دفعہ انہوں نے جب مار دھاڑ کی کال کی, وہ نصر اللہ بندہ آ گیا, اس نے انہی کا ساتھ دیا. اس کے بعد انہوں نے یہ سینٹر سے کچن ہمارا بند کیا ہوا ہے. اس گھر میں جتنا سامان ہے میری امی پاپا کا اور میرے تایا کا, میرے بھائی بھابھی کا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. میرا بھائی کتنے سالوں سے کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا, میرا چھوٹا بھائی ہی سپورٹ کرتا تھا. تو ابھی کیا کرتے ہیں, کیسے ارننگ کرتے ہیں آپ کے بڑے بھائی پھر؟ ابھی اس کی جاب بھی یہی انہی سیاسی جو ہے نا کسی ان لوگوں کی سفارش سے لگائی گئی ہے. یہاں سے ایک پولیس والا, یہ دوسرا, ایک دن مجھے اسی طرح انہوں نے مار پیٹ کی ہے. میں نے پھر 15 کو کال کی ہے, تو پولیس والے آئے, انہوں نے سنی ہے میری, الگ بیٹھ کے وہ میرا ساتھ دیا, مگر ایک کال آتی تھی تو وہ خاموش ہو کے چلے جاتے تھے. جو کچن ہے وہ انہوں نے بند کر دیا, تو بند کیا ہوا ہے. اور یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں؟ باہر سے 1-2 بندے کوئی ہیں غریب, ان کو میں کبھی کہہ کے منگوا لیتی ہوں, کبھی جو ہے نا بھائی آن لائن ڈلیوری کر دیتا ہے. یہ 5واں مہینہ اسی طرح سے ہے. جب وہ پولیس آئی ہے مجھے اٹھانے کے لیے, یہ کہتے رہے ہیں کہ اٹھا کے لے جائے گی, وہ نصر اللہ آئے اور وہ یہاں پہ سے زبردستی اندر داخل ہوئے مجھے اٹھانے کے لیے. اسی کمرے میں آپ لوگ کتنے لوگ رہتے ہیں اس ٹائم؟ ہم لوگ سب رہتے ہیں. کون کون آپ کی مدد؟ میری امی ہے, میری وہ ذہنی معذور بہن ہے اور بیٹا ہے. اچھا, ابھی آپ کو جو ہے وہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا حکومت سے کیا توقع میں سب سے پہلے تو یہ جو جتنا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے نا میرے ساتھ, اس کے علاوہ جو ہے نا یہ جو پولیس نے سارا کچھ کیا ہے,
कि मैंने वो पुलिस वाला मुझसे वो कहता है यहाँ से लेके जाओ, मैंने जब स्टे ऑर्डर दिखाया नहीं मैं गई, तो वो जाते हुए यहाँ पे कह के भाई को गया, कहते हैं कि जो है ना इन लोगों के पास स्टे ऑर्डर है, इसका कुछ हल करो फिर मैं इसको अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। उसके 1-2 दिनों बाद इस तरह से हुआ कि बाहर जो है ना यहाँ पे चीजें हम लोग बाहर से जो डिलीवरी लेने आते थे वो भी इन्होंने उस बंदे के साथ भी बदतमीजी की कि यहाँ पे कोई नहीं है। फिर इन्होंने ये किया, मैं इधर सोई हुई थी, मेरे भाई ने कैमरा इसलिए लगवा दिया कि रोज रोज होता है आप कमरे में किसी तरह सेव हो जाओ, जब तक मैं नहीं आता ना मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा। मुझे रात को सोते हुए यहाँ से बालों से घसीट के मेरा ये भाई और भाभी यहाँ से इन्होंने नीचे मारा बेड पे, बाहर यहाँ से लेके बाहर गए हैं। बाहर इनके साथ एक ऊपर औरत है बिठाई हुई जो है ना कब्जा करने के लिए, उस औरत ने इनका साथ दिया, इन्होंने मुझे मारा। अम्मी ने दरमियान में आके मुझे बताया, कमरे में हम लोग बंद है, बाहर सिर्फ दरवाजे से बाहर अम्मी की हालत खराब थी, बाहर जब निकल के मैं गई हूँ कि आप धूप में बैठ जाए तो ये ऊपर वाली ने आके बदतमीजी की और चरपाई खींच के ये ले गई। पहले तो मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि ये एक बंदा आता है हमारे घर में, मैंने उसकी कंप्लेन की 15 को कि मुझे घर में खड़े होकर धमकियां दे रहा है, तो वलीउल्लाह उसका नाम है, किसी ने नहीं, पुलिस ने सुनी। मैंने कहा कि अंदर मौजूद है, अंदर नहीं गई पुलिस, अंदर ही नहीं गई सिरे से उसको पकड़ने या पूछने के लिए, सिर्फ एक कान पे फोन बस लगता है, वो सारी बात खत्म हो जाती है। तो मतलब ये इदारे किस लिए बनाए हुए हैं? हम लोग जो है ना, अगर हम लोग पुलिस हमारे साथ कोई ताउन नहीं करती, हमारे साथ अदालत से रुजू किया कुछ वो नहीं करते, तो ये क्या ये इतने शफाक जो है ना ये सारे इदारों में जो लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों में कोई इंसानियत नहीं है। हम लोग किसको जाके कोई अपनी बात कहें, किससे पूछे कि हमने क्या करना है? अगर इन हालात से तंग होके फिर कोई बंदा कोई गलत कदम उठा लेता है तो वो कौन उसका जिम्मेदार है, कौन इसका हल करेगा? हमें इन नौकरों से जलील करवाया गया। ये ऊपर एक कब्जे के लिए औरत बिठाई है, उसने जलील किया, पुलिस के सामने मेरा मोबाइल खींच के जमीन पे मारा गया, तोड़ दिया गया। मुझे घर में मेरे पुलिस वाली औरतें आई हैं, 2 औरतें आई हैं, एक सोबी है और एक आसी है, उन्होंने जबरदस्ती मुझे खींचे और लेके जाने लगी है। मैंने जब उनको रोके कि मैं बाथरूम के बहाने आई हूँ, वो जाते हुए मेरा जेवर, पैसे और सिलेंडर भी उठा के ले गए। मैंने बंद कर लिया था अपने आप को बाथरूम में। मैं तो आर्मी चीफ से अपील करना चाहूँगी कि जो कि मैंने सुना है कि वो हाफिज़े कुरान है और सैयद घराने से है, वो मेरी अपील सुने और कुछ ख्याल करे हमारा कि हम लोगों पे कितना जुल्म हो रहा है। ये बड़े बड़े सियासतदान, ये हमारे अल्लाह के रिश्तेदार है, या महमूद खान, ये हाजी पीर एहसान, इसने इतने सालों से हमारा जीना आज़ाब किया हुआ है। खुदा के लिए कुछ करे, हमारी मदद करे। मुझे बस फिक्र है तो अपनी इस बच्ची की कि मेरे बाद इसको कौन देखेगा। मुझे तो लगता था इन्होंने मार ही देना, फिर मेरी बेटी आ गई, अल्लाह इसका भला करे। इसने बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया मेरे साथ मिलके उनका, इन्होंने बहुत परेशान किया है। खुदा करे कि आर्मी चीफ और ये अदालतों में जो बैठे हुए हैं हमारे लिए कुछ करे, हमारे जैसे मजलूम लोगों का साथ दे कि वो लोग जिंदा रह सके इस दुनिया में। इन्होंने बहुत मुश्किल की हुई है। हम जो है पीर बना फिरता है, उसने हमारी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है। कहता तुम लोगों को सड़कों पे घसीटूंगा, तुम्हें तलाक दिलाऊंगा। मेरे शौहर बेचारे इसी टेंशन में चले गए दुनिया से। तमाम जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, मैं उनको एक पैगाम ज़रूर दूंगी कि ये जो जनाजों के ऊपर ये लोग निकल आते हैं ना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। किसी जिंदा बंदे के लिए भी इनकी गैरत क्यों नहीं जागती है? ये लोग बाहर निकलते क्यों नहीं है किसी जिंदा के लिए? मेरे ताया जो है ना वो डॉक्टर कदीर खान के साथी हैं और न्यूक्लियर प्लांट में उनका मेन जो है ना रोल है, और हम लोगों के साथ इतना जुल्म हो रहा है, तो कोई तो हमारी मदद करे। तो नाज़रीन, देखा आपने कि जो इतने बड़े घर के मालिक और इतने बड़े घर में रहने वाले लोगों को सिर्फ एक छोटे से कमरे में जो उनकी ज़िंदगी को महदूद कर दिया गया है, इस कदर हालात जो उनके लिए संगीन कर दिए गए। आप सोचें कि इस मुल्क में जो है वो इंसाफ कहाँ पे रह गया। अरशद शरीफ जैसे जो है वो सहाफ़ी को इंसाफ नहीं मिला, और ये देखेंगे ये हालात है हमारे मुल्क के। और हम जो है वो सिर्फ कोई एक इशू होता है पाकिस्तान में, अगर डांस की बात करें, किसी और चीज़ की बात करें, तो उन पर जो है वो ववेला मच जाता है, सोशल मीडिया उठती है, हर बंदा जो है वो उस पर जो है वो कर रहा होता है, आवाज़ उठा रहा होता है। लेकिन ऐसे हालात में जब ज़िंदगी गुजार होते हैं ऐसे लोग और सफ़ेद पोश लोग, और ये इलाका ऐसा है कि F11 है और यहाँ पर जो है वो बाकायदा उनके सारी चीज़ हो रही है। और यहाँ ये बात जो मैंने एक नोट की है कि यहाँ पे आस पास लोगों को किसी दूसरे के घर में जो मर्जी होता रहे, किसी को कोई फिक्र नहीं होती।
تو آج کل کے جو حالات ہیں وہ اسی طرف جا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اگر ہم جو ہے وہ مل کر ان کے لیے آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پر, میرے تھرو آپ اٹھائیں تاکہ ان کے تھرو کوئی اور اٹھائے, کسی کے تھرو کوئی اور اٹھائے, تو ایک چین بن جائے تاکہ ان کو وہ انصاف مل سکے, جو یہ چاہ رہے ہیں ان کو یہ ملے, تاکہ کم از کم یہ اپنے گھر میں تو آرام سکون سے جو ہے زندگی گزار سکے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بڑی خبر.